हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम खरीदते हैं, कोई एसेट हम खरीदते हैं या कोई कंपनी खरीदती है, तो उसके एवरेज में उसे क्या देना पड़ता है? इन रिटर्न, इन कंसीडरेशन, उसे बोला जाता है कंसीडरेशन इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ दैट वन आइटम, यानी कि जो भी वो चीज खरीद रहे हैं उसके एवज में वेंडर को, जिससे खरीदा है उसको वेंडर बोला जाता है, यानी कि जो बेच रहा है वो वेंडर है। उसको आप क्या दे रहे हैं? अगर आप कैश दे रहे हैं तो ये नॉर्मल केस है, लेकिन यहां पर अदर देन कैश, अगर कैश के सिवा कुछ और चीज दी जाती है तो उसे बोला जाता है सिक्योरिटीज। कंपनी क्या करती है, कभी कभार जब कोई प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, खरीदती है किन्हीं प्रॉपर्टीज को, तो उनके रिटर्न में कैश ना देकर उसके अलावा कुछ और चीजें इश्यू कर सकती है पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए यानी दोनों तरफ से एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो जिससे आपने एसेट खरीदी है, क्या वो तैयार है उस कंसीडरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप कैश तो दे नहीं रहे, तो उसको क्या दे रहे हो? आप अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहे हो सिक्योरिटीज। मैं यहाँ सिक्योरिटीज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? हम क्योंकि इन रिटर्न पेमेंट के लिए, अगर हमने कोई एसेट खरीदी है उसके पेमेंट के लिए कैश नहीं दे रहे हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी यानी कंपनी अपनी सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज हो सकती हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या फिर डिबेंचर या बॉन्ड। डिबेंचर या बॉन्ड, ये सारी की सारी सिक्योरिटीज की कैटेगरी है जो कि वो कंपनी इश्यू कर सकती है। किसके लिए? वेंडर को दे सकती है, कैश की जगह उनको दे सकती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अदर देन कैश। इशूइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इन प्लेस ऑफ कैश, इन प्लेस ऑफ कैश, तो वो बोला जाएगा किसको? वेंडर को। इन प्लेस ऑफ कैश टू द वेंडर, दैट इज टर्म्ड एज कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन यहां पर को एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख एंड द पेमेंट वाज मेड थ्रू द फॉलोइंग मैनर। अब आपने एसेट तो खरीद ली, 5 लाख की मशीन तो खरीद ली, लेकिन किससे खरीदी होगी? नाम नहीं मेंशन है। अगर नाम मेंशन होगा तो आपको नाम को फोकस करना है, और अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप उसको मानोगे वेंडर। किससे खरीदी है? वेंडर से खरीदी है। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी, आपके पास एक एसेट आ रही है, आप एसेट की एंट्री करिए। क्या नाम है उस एसेट का? मशीनरी। तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीन आ गई जी? 5 लाख रुपए की। कितने रुपए की मशीन आ गई? 5 लाख रुपए की। किससे आई? टू, आप लिखेंगे किससे आ गई? टू वेंडर से। अगर वेंडर का नाम लिखा है तो नाम लिखिएगा, नहीं लिखा है तो वेंडर्स अकाउंट आप लिखेंगे 5 लाख। क्लियर हो गया? मैं इंडिविजुअल एंट्री बताऊंगा, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं इंडिविजुअल एंट्री बताऊंगा। पहले ऐसे को खरीदने की एंट्री 5 लाख हो गया। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर, 5 लाख आप वेंडर को पेमेंट करने हैं। अब आपने कैश तो देना नहीं है पूरा या आधा, या तो देना ही नहीं है, तो आप 5 लाख रुपए किस तरह से पेमेंट कर रहे हो? केस 1 में हम देखते हैं। केस 1 में आपने क्या किया कि कुछ अमाउंट तो आपने क्या दिया? थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? डीडी जिसे बोलते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू 20,000 रुपए दे दिए, और बचा हुआ क्या करा पेमेंट आपने? एंड रिमेनिंग थ्रू इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। तो पहले आपने जो पेमेंट किया है बैंक ड्राफ्ट से, उसकी एंट्री देखते हैं। उस केस में हमारी लायबिलिटी, हमने लायबल है दिया, लायबल टू पे द वेंडर ₹5 लाख, हमारी रिस्पांसिबिलिटी लायबिलिटी बनी है यहां 5 लाख की। अब लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? अभी तो केवल 20,000 है। किसके माध्यम से? बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करो या चेक के माध्यम से पेमेंट करो? थ्रू द वे ऑफ चेक, बैंक ड्राफ्ट। यू विल हैव टू मेंशन हियर एज बैंक, क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली कहां से कम हो जाएगा? बैंक से ही कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट आपने लिखना है, चाहे बैंक ड्राफ्ट हो चाहे चेक हो, आप बैंक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक। लेकिन आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, केवल 20,000 का पेमेंट किया, आपने पूरा पेमेंट नहीं किया 20,000 का। ये वाली जो एंट्री है इसको थोड़ा समझते हैं। और क्या हम वेंडर को थोड़ा थोड़ा कुछ और तरीके से पेमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहां बैंक ड्राफ्ट बोला तो बैंक लिखना पड़ेगा,
चेक बोला, चेक दिया है आपने वेंडर को थोड़ा सा, तो चेक लिखना पड़ेगा। कभी कभार ये भी बोल दिया जाता है कि द कंपनी विल एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल फॉर 3 months 2 months या 6 months। तो यहां पर तो बैंक की जगह आप क्या करेंगे, एक आपकी अनदर लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन वो लायबिलिटी क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी करंट लायबिलिटीज में। तो वहां जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, उसको लिखोगे आप क्या, क्रेडिट में बिल्स पेएबल, आप स्वीकृति देंगे, 11 का कांसेप्ट है ना, तो आप लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह टू बिल्स पेएबल। यानी कि अगर आप स्मॉल पेमेंट, यानी कि आपने पूरा पेमेंट सिक्योरिटी में नहीं किया, थोड़ा पेमेंट या तो आपने चेक से दिया तो भी टू बैंक, या ड्राफ्ट के थ्रू दिया तो भी टू बैंक, और या फिर बिल एक्सेप्ट करके दिया तो यहां लिखेंगे टू बीपी, टू बिल्स पेएबल। नरेशन क्या दोगे, बीइंग रुपीस इतना यानी 20,000 पेड टू वेंडर वाया, किससे पेमेंट किया, थ्रू चेक या डीडी नंबर, या बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months और 4 months। तो यहां पर आप लिख देंगे, ये नरेशन हो जाएगा। ये तो हो गया। देखिए अभी भी 5 लाख का पेमेंट करना था, पेमेंट हुआ है 30,000 का, तो रिमेनिंग कितना बचा उसको देख लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग सेकंड पार्ट में है। 5 लाख का पेमेंट करना था, पेमेंट हुआ है केवल 20,000 का, तो बचा हुआ पेमेंट कितना है, 4,80,000, 4,80,000 रुपए भी आपने पेमेंट करना बाकी है। तो ये चीजें आपको कंसेप्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितना पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करना बाकी है। ये क्लियर हो गया जी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पेमेंट वाज मेड, जितना भी पेमेंट है उसको कैसे करना है, वो कह रहा है कि इश्यू ऑफ शेयर, जब भी सिक्योरिटी इश्यू की जाती है, ध्यान रखना चाहे कोई भी सिक्योरिटीज हो, तो जब भी सिक्योरिटी इश्यू की जाएगी तो पहली चीज आपने कैलकुलेट करनी है अमाउंट, नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर। वेंडर को आपने नेट कितनी अमाउंट पे करनी है, हमने यहां निकाली 4,80,000। आप कहोगे सर नेट तो लेनी थी 5 लाख, नहीं 5 लाख में से 20 तो हमने दे दिए ना, चाहे चेक से दिए, चाहे ड्राफ्ट से दिए, चाहे बिल एक्सेप्ट करके दिए, हमने जितना दे दिया उसको माइनस कर देंगे। नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर कितना बचा, 4,80,000। सिक्योरिटी की फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी, जो भी सिक्योरिटी इश्यू हुई, सिक्योरिटी की फेस वैल्यू, यहां कौन सी सिक्योरिटी इश्यू हो रही है, यहां पर को इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। आप एक चीज गौर करेंगे, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स नाम आता है उसके आगे एक सर्टेन परसेंटेज दिया होता है, सर्टेन परसेंटेज, तो उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना, उसका कुछ नहीं करना है, वो डिविडेंड रेट होता है इसका, प्रेफरेंस शेयर को जो मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को जो एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है उसका रेट होता है। आपको ना तो डिविडेंड कैलकुलेट करना है, ना उसकी कोई जनरल एंट्री करनी, कुछ नहीं करना, उसका नाम है बस, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो फिर आगे क्या है, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है, 10, तो इसकी फेस वैल्यू आप देखेंगे, सिक्योरिटी की फेस वैल्यू कितनी है, 10। और एक और देखना आपने, इश्यू प्राइस, क्या देखना है, इश्यू प्राइस, क्या देखना आपने, इश्यू प्राइस, कितने पे इश्यू हो रहा है, क्या 10 पे इश्यू हो रहा है, क्या ज्यादा पे इश्यू हो रहा है, कम पे इश्यू हो रहा है। तो देखते हैं 10 रुपए का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट पे इश्यू किया जा रहा है, तो जो इश्यू प्राइस है वो 10 नहीं है, 10 में 20% यानी 10 का 20% कितना हो, 2, कितना हो रहा है इश्यू प्राइस पर। तो ध्यान रखिए, एक तो आपको फेस वैल्यू को फोकस कर, सॉरी एक तो आपको ये देखना है नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर, एक क्या देखना है, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी की फेस वैल्यू क्या है, और दूसरा देखना है इश्यू प्राइस, क्या इश्यू प्राइस है, यहां पर वो इश्यू प्राइस है 12 रुपए, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा फाइनल आउटकम क्या आता है, जब भी हम पेमेंट अदर देन कैश करेंगे, कैश के अलावा करेंगे, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का हमें पता चलना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हमारी इश्यू हुई हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इश्यू, यहां पर वो नंबर ऑफ सिक्योरिटी किसकी निकलेंगी, प्रेफरेंस शेयर्स की। अब देखते हैं हमें पेमेंट कितना करना है, तो नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर, नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर अपॉन इश्यू प्राइस करना होता है, ये क्या करना होता है, अपॉन में इश्यू प्राइस कितना है, 12 रुपए। तो आपको नंबर ऑफ, यानी कि 4,80,000 का पेमेंट करना है, और एक सिक्योरिटी कितने रुपए में मिलेगी वेंडर को, 12 रुपए में। तो इस हिसाब से कितने प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को इश्यू करने पड़ेंगे, आप बोलोगे सर 40,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, बस कंक्लूड हो गया जी। 40,000 इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर आपको इश्यू करने होंगे, किसको, वेंडर को, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ 4,80,000। देखिए कैसे करते हैं।
वेंडर को कितना पेमेंट करना है, उसको लिख दो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जितना पेमेंट करना है उसको डेबिट कर दो, रिमेनिंग नेट अमाउंट 20 यहां दे दिया, 4,80,000 अब यहां पेमेंट करेंगे, लेकिन कैश से नहीं करेंगे। तो क्या इश्यू कर रहे हैं हम, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी हम कैपिटल लिखते हैं, जब भी हम कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल में क्या करते हैं, केवल कैपिटल का पैसा इन्वॉल्व करते हैं, प्रीमियम का पैसा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे हमें पता है हमने कितने शेयर इश्यू किए हैं, 40,000 मल्टीप्लाइड 12 मत करना, ये तो इश्यू प्राइस है 12 रुपए में तो 2 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का है, तो कैपिटल कितने रुपए है, 10 रुपए। इसका मतलब क्या है, वेंडर को 40,000 शेयर इश्यू हुए, लेकिन एक शेयर कितने का पड़ा, 12 का ना, 12 रुपए के हिसाब से इश्यू हुआ, लेकिन 12 का 12 रुपए प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो केवल 10 रुपए, तो 2 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग, शेयर्स में। देखना आपको याद होगा तो मैंने शेयर में क्लियर कर रखा है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां पर तो जरूरी क्या है, जब भी कंसीडरेशन अदर देन कैश आएगा तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कैलकुलेट करना। तो ये 80,000 रुपए जो है वो क्या है आपका, 4 लाख रुपए की तो कैपिटल है और 80,000 रुपए है आपका क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नरेशन दे देंगे, बीइंग 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स issued to the vendors at the rate of 12 each, at the rate of 12 each। तो 3 एंट्री आपकी बन जाएंगी, जनरली आप ऐसे ही बनाना इजी रहता है समझने के लिए। अब ये तो हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में भी पहली वाली एंट्री तो सेम रहेगी, वेंडर को तो पेमेंट तो उतना ही किया है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। उसी प्रकार से अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री भी सेम ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, मैं बता देता हूं। दूसरी एंट्री में क्या हुआ है, केस 2 में देखो, हमने दूसरी एंट्री में 1 लाख का पेमेंट किया चेक से, पहले 20,000 का पेमेंट किया था ड्राफ्ट से, अब पेमेंट किया किससे, चेक से। तो वेंडर का सेटलमेंट हो गया थोड़ा सा, तो वेंडर की लायबिलिटी कितने रुपए से कम हो गई, जितने का पेमेंट किया आपने 1 लाख। क्लियर है। 2 यहां पे लिखेंगे बैंक, मैं पहले ही बता चुका हूं, चेक है चाहे ड्राफ्ट है, आपने लिखना क्या है, बैंक। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर है, चाहे क्या है ऑनलाइन ट्रांसफर है, तो भी आप क्या लिखेंगे, बैंक ही लिखेंगे। ऑनलाइन माध्यम से किया गया ट्रांसफर या एनईएफटी, आरटीजीएस या कुछ भी लिखा हो, आरटीजीएस, एनईएफटी या फंड ट्रांसफर या फिर जो भी आपका सिस्टम है, तो उसमें आप बैंक ही लिखेंगे। बीइंग नरेशन दे देंगे क्या, बीइंग ₹1,000 पेड टू वेंडर थ्रू चेक, आपने चेक से पेमेंट किया। चलो ये तो हो गया, 1 लाख का पेमेंट कर दिया। अब देखिए कितना बचा, फिर से यहीं पे आ जाए, फिर इसी कंडीशन पे आ जाए। हमने वेंडर को देना था 5 लाख रुपए, 1 लाख चेक से सेटल कर दिया, 1 लाख रुपए चेक से, ये बचे कितने, 4 लाख रुपए। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने नेट अमाउंट जो वेंडर को अब देनी है वो है कितनी, 4 लाख रुपए। सिक्योरिटी की जो फेस वैल्यू, अब इस केस में कौन सी सिक्योरिटी इश्यू हुई है उसको देख लेते हैं। रिमेनिंग थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, या इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे हैं ऑफ ₹10 ईच एट पार। पार का मतलब होता है जितने का था उतने में इश्यू कर दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू थी 10, फेस वैल्यू कितनी थी 10, और इश्यू प्राइस भी कितना है 10। इश्यू प्राइस भी कितना है क्या 10, क्योंकि उसमें ना तो हमने कोई प्रॉफिट लिया ना लॉस। ध्यान रखना आपके सिलेबस या सिलेबस क्या, अब जब क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स जो है कभी भी डिस्काउंट में, यानी कि शेयर्स जो है वो कभी डिस्काउंट में इश्यू नहीं होते, इसलिए मैंने डिस्काउंट का केस लिया ही नहीं है किसी भी जगह शेयर्स में। केवल डिबेंचर्स यानी कि जो लोन है, डिबेंचर में ये क्या होते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, जब कंपनी डेट लेती है तो चाहे डेट ले चाहे शेयर ले, सॉरी शेयर इश्यू करे चाहे डेट इश्यू करे, दोनों ही लायबिलिटी है। बस फर्क ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट में ज्यादा होती है, ऑब्लिगेशन होता है उसको पेमेंट करने का, लेकिन कैपिटल को ऑब्लिगेशन नहीं है उसको पेमेंट करने का। तो डेट को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है, केस नंबर 3 में मैंने लिया हुआ है। बाकियों को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता, यानी कैपिटल को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, उसको प्रॉफिट में ही इश्यू कर सकते हैं या फिर पार में। चलिए देखते हैं, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू होंगे देख लेते हैं।
4 लाख का नेट पेमेंट करना है और इश्यू प्राइस कितना है यहाँ 10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पर आ जाते हैं 40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए 40,000। तो कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितने शेयर इश्यू में 40,000। क्या ज्यादा रेट में दिए क्या आपने, 10 रुपए का इक्विटी शेयर था आपने 10 में ही दे दिया, ज्यादा रेट नहीं दिया। तो ये क्या हो गया 4 लाख रुपए। टू क्या दिया, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब क्योंकि आपने कैपिटल लिख दिया है तो कैपिटल में कैपिटल का पैसा ही आना चाहिए। सिक्योरिटी की यानी शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10। क्या आपने कोई प्रॉफिट लिया इसमें, नहीं लिया, तो 10 रुपए ही हम यहां पर लिख देंगे। एक चीज ध्यान रखो, आप लोग बोलोगे सर ये 10 रुपए का जो शेयर है क्या कंपनी किस्तों में नहीं मांग सकती, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो मैंने यहां फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं बनाया, लमसम बनाया, यानी लमसम ही पेमेंट कर दिया है। और कभी भी ध्यान रखना कंसीडरेशन में लमसम ही इश्यू कर देती है, यानी कि एक शेयर की फुल वैल्यू। अब थोड़ा मैं इसके बारे में आगे भी डिस्कशन आपको बताते जाऊंगा, मेरे आगे की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं आपको और डिटेल में ले जाऊंगा। अभी बेसिक है, अभी इतना ही समझो कि जब भी कंसीडरेशन अदर देन कैश या आता है उसमें शेयर्स की पूरी ही वैल्यू का हम इश्यू करते हैं। उसमें ऐसा नहीं करते कि भाई आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, उससे एप्लीकेशन नहीं मांग रहे हैं, अलॉटमेंट हम सीधे डायरेक्ट अलॉट कर रहे हैं शेयर। ठीक है, तो 3 एंट्री बन गई इसमें, पहले खरीदा, फिर थोड़ा सा पेमेंट किया चेक से और बाकी का सिक्योरिटी से। तो ये दूसरा केस था। और लास्ट केस पे आते हैं, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है कि पहली एंट्री तो वही होगी, बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, वेंडर, कितना 5 लाख और 5 लाख का खरीद रखा। अब आते हैं पेमेंट की बात। हमने 1,40,000 1,40,000 बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ बिल फॉर 3 मंथ्स। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 3 महीने का एक बिल हम आपको दे देते हैं और रिमेनिंग जो है वो 9% डिबेंचर। यहां पे भी देखो डिबेंचर के सामने भी एक परसेंटेज रहती है। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में ध्यान रखना, उनके रिटर्न फिक्स होते हैं, इसलिए उनके सामने परसेंटेज देनी होती है। प्रेफरेंस शेयर में भी रिटर्न फिक्स होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होते हैं। कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी, इसलिए फिक्स नहीं होते, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रिटर्न फिक्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को 10% क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स मिलेगा 9% की रेट से। तो इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना यहां, ठीक है। यहां केवल 9% नाम है उसका, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे इश्यू हुए हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 1,40,000 का पेमेंट की एंट्री करते हैं। मैं यहां 2 लिख रहा हूं क्योंकि पहली एंट्री क्या होगी, मशीन खरीदने की वेंडर से। तो वेंडर को पेमेंट करते हैं जी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,40,000। अभी आपने क्या दिया इसको, बीपी दिया है एक्सेप्ट करके, बीपी 1,40,000। अगर आप बैंक चेक देते तो बैंक लिखते, नरेशन कर देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर थ्रू एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स या बाय बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ऑफ एसेट, या फिर आप देख रहे हैं टू वेंडर, ऐसा कर लेना, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू वेंडर फॉर ₹1,40,000 फॉर 3 मंथ्स। चलो आपने एक्सेप्टेंस दे दी 1,40,000। अब फिर से यहां आ जाते हैं, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरी एंट्री के लिए। आपने 5 लाख रुपए वेंडर को देने थे, 1,40,000 रुपए आपने दे दिए हैं बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ बिल, शॉर्ट टर्म लोन हो गए एक प्रकार से, करंट लायबिलिटीज है। तो बचे अभी भी कितने हैं, 3,60,000 रुपए। तो नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर अब कितनी बची, 3,60,000। फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 100 है, फेस वैल्यू कितनी है 100। अब 100 का जो डिबेंचर है 100 पे इश्यू नहीं हो रहा है, बल्कि 10% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। 10% अगर मैं 100 का निकालूं तो 10 रुपए आता है। तो 100 रुपए का डिबेंचर अगर 10 रुपए कम रेट पर बेचा जाएगा तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, कितने रुपए में दिया जाएगा, कितने रुपए में इश्यू किया जाएगा, 90 रुपए में। कितने रुपए में इश्यू किया जाएगा, 90 रुपीस में। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया, 90। अमाउंट पेएबल टू वेंडर, नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर 3,60,000 ओवर एंड डिवाइडेड बाय 90। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी इश्यू कितनी जाएगी, 4,000। आपने 4,000
क्या किए? 4000 डिबेंचर इश्यू किए हैं। कितने इश्यू किए हैं? 4000 डिबेंचर आपने इश्यू किए हैं। तो अब कैसे करेंगे इसको देखिए। 4000 डिबेंचर इश्यू किए, किसको दिए हैं आपने? ये आपने दिए हैं वेंडर को। वेंडर को कौन है वेंडर? उसका नाम लिख देना अगर होगा, नहीं है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट। आपने वेंडर को कितना पेमेंट करना है? जितना पेमेंट करना होता है लिख दो 3,60,000। लेकिन ये 3,60,000 आपने दिया कैसे? प्रूफ कैसे करोगे? आप बोलोगे कि मैंने 4000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, एक डिबेंचर इनको दिया है मैंने केवल कितने में? 90 रुपीस में। तो भी देखो प्रूफ हो रहा है, 3,60,000 देना था, 3,60,000 आ गया। लेकिन इस इश्यू में हमें 10 रुपए का लॉस हो गया, और आपको पता है कि लॉस जब भी होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो ये कौन सा लॉस है? डिस्काउंट दिया हमने 10 रुपए का। 4000 शेयर में 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट को हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना डिस्काउंट दिया? एक डिबेंचर पे 10 रुपए का, तो 4000 डिबेंचर पे कितना हो गया? 40,000 रुपए का। ठीक है। 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट ना डिबेंचर कैपिटल लिखते हैं, ध्यान रखना डिबेंचर डेट होता है वो कैपिटल नहीं है, इसलिए डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, डिबेंचर लिखा जाएगा। कंसेप्ट सेम शेयर की तरह रहेगा, लेकिन कैपिटल मत लिख देना इसमें, क्योंकि डिबेंचर एक डेट होता है। तो 9% डिबेंचर, 9% ध्यान रखना, डिबेंचर जब भी आप लिखोगे या कैपिटल जब भी लिखोगे उसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, ना प्रीमियम को ऐड किया जाता है और ना डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। ये इश्यू प्राइस है, इश्यू प्राइस को नहीं लिखना डिबेंचर के सामने। इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। कितने डिबेंचर इश्यू किए थे? 4000 डिबेंचर इश्यू किए थे, लेकिन उनकी फेस वैल्यू तो 100 थी। फेस वैल्यू पे नहीं इश्यू किया आपने 90 पे इश्यू किया था, तो 10 का नुकसान हुआ। तो ये टोटल कितने के डिबेंचर इश्यू किए थे आपने? 4 लाख के डिबेंचर इश्यू किए थे। उसको तो सस्ता पड़ गया 3,60,000 पे, और डिस्काउंट आपको देना पड़ा कितना? 40,000। बीइंग नरेशन भी आप ये लिखेंगे, बीइंग 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इश्यूड टू वेंडर एट 10% डिस्काउंट। तो इस तरह से हम ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका अनदर पार्ट भी है जिसमें मैं आपको इसकी गुडविल और रिजर्व निकालना बताऊंगा, वो नेक्स्ट डे के लिए मैंने रखा हुआ है। इसका रिवीजन जरूर आप करिएगा। थैंक यू वेरी मच।